हेलो दोस्तों, अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग जनरल साइंस के सेक्शन में बीपीएससी में आने वाले क्वेश्चन यानी कि बिहार पीसीएस में आने वाले विज्ञान विषय के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो विगत वर्षों में आ चुके हैं उन प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे और उनमें जो 4 विकल्प होते हैं उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उन प्रश्नों को जान पाएंगे, कैसे हम उन प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे अच्छे से। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7। तो सबसे पहले, अब ऐसा नहीं है कि एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये आगे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, उसको आपको क्लियर रखना है और उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये पीएच क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ हम विकल्प नहीं लिख रहे हैं जगह की कमी के कारण और समय की कमी के कारण, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम विकल्पों के साथ सभी विकल्पों पर चर्चा करेंगे। अभी केवल एक्सप्लेन करना चाहिए और ये भी संभावित प्रश्न बताते चलेंगे कि क्या क्या आ सकता है। जैसे कि यहाँ पीएच का फुल फॉर्म यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये है क्या, तो ये एक स्केल क्या है, स्केल है। इस स्केल पे 1 से लेकर के और 14 तक नंबरिंग दी गई है और यहाँ बीच में 7 होता है। इधर की तरफ जब हम बढ़ते जाते हैं यानी कि यहाँ से इधर लेफ्ट साइड और यहाँ राइट साइड, तो इधर क्षारकता बढ़ती जाती है, क्षारकता बढ़ती है और इधर अम्लीयता बढ़ती है। यानी कि इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। और 7 जिसका पीएच मान होता है वो न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। जैसे शुद्ध जल, आपके ऑप्शन में ये है शुद्ध जल, ये उदासीन होता है, ना तो ये क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूट्रॉन धारण नहीं करता है। तो उसमें कई एलिमेंट के नाम दे दिए गए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। आपको देखना है एटम का जब भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कोई भी एटम हो आपसे पूछा जाएगा, यानी कि कोई भी तत्व हो उसका 2 पार्ट होता है, एक तो नाभिक और दूसरा ऑर्बिटल, इसको कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में रहते हैं। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन पे धनात्मक और इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये संभावित प्रश्न है। और चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन धनात्मक होता है और ये दोनों ही नाभिक में रहते हैं, इसलिए नाभिक पे कौन सा चार्ज रहता है आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी कैसा चार्ज होगा, धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज। आगे
आपका प्रश्न है एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है? एंगस्ट्रॉम से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो एंगस्ट्रॉम और मीटर में रिलेशन क्या है? तो 1 एंगस्ट्रॉम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर ऐसे एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए मीटर लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है? ये मीटर दूरी का मात्रक है। और अगर यहां देख लिया जाए तो ऑप्शन में आपके आता है तरंग दैर्घ्य दिया हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम तरंग दैर्घ्य को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो तरंग दैर्घ्य होती क्या है, थोड़ा सा हम आपको समझा सकते हैं। तरंग कैसे चलती है? तरंग ऐसे चलती है, जल में देखा होगा आपने, पत्थर फेंक के देख सकते हैं। इसको श्रृंग कहते हैं और इसको गर्त कहते हैं। तो 2 श्रृंगों के बीच की दूरी, 2 क्रमशः श्रृंगों के बीच की दूरी या 2 क्रमशः गर्तों के बीच की दूरी, 2 क्रमशः श्रृंगों के बीच की दूरी या 2 क्रमशः गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? दूरी तो हुई, और इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या है? दूरी है, ये भी जान लीजिएगा। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से करते हैं। आगे प्रश्न संभावित के सब बन सकते हैं। और तरंग दैर्घ्य होती क्या है? 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसे एंगस्ट्रॉम में नापते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट है। तो एंगस्ट्रॉम भी क्या हुआ? किसका मात्रक हुआ? तरंग दैर्घ्य का मात्रक हुआ। या दूरी अगर ऑप्शन में हो तो दूरी भी आप लगा सकते हैं। नैनोमीटर आजकल बहुत फोकस में होता है। नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है आपसे। आगे हम लोग जब डिटेल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। आवृत्ति किसमें मापी जाती है, यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, पहले ये जान लें कि आवृत्ति होती क्या है। तो अभी तरंग से ही रिलेटेड है, तरंग से ही संबंधित है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना। 1 सेकेंड में कोई तरंग जितनी बार एक वेव पूरा कर लेती है, एक वेव किसको कहते हैं? यहां से शुरू करेगी, यहां आएगी 0 पे, फिर नीचे जाएगी और फिर यहाँ, इसे एक तरंग कहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में जितनी बार एक तरंग घूम सकती है उसी को हम कहते हैं उसकी आवृत्ति। और आवृत्ति का अगर हम देखें तो v इक्वल टू यानी वेलोसिटी, वेग बराबर होता है आवृत्ति पूरे तरंग दैर्घ्य। यानी कि इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू लैम्डा। तो आवृत्ति इक्वल टू क्या हो गया? v/λ। v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो लैम्डा की यूनिट होती है, अभी हमने निकाला, मीटर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड इंटू मीटर। मीटर से मीटर कट गया, 1/सेकेंड। आवृत्ति की यूनिट क्या हुई, मात्रक क्या होगा? 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, इसको पढ़ते हैं सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। हमने निकालना भी बता दिया आपको, तो कैसे आप निकालेंगे, किस तरह से करेंगे। और इनका और आगे चल के आपका रिलेशन भी पूछता है कि वेग और
आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य और वेग में रिलेशन बताइए, संबंध बताइए। तो ये सीधे सीधे आप फार्मूला याद रखिए, v इक्वल टू एल लैम्डा या न्यू लैम्डा, ये आपको बहुत काम आएगा। यहाँ से आप किसी की यूनिट पूछे या किसी का मान पूछे तो वैल्यू में पुट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन में वाटसन क्रिक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, जॉनसन है और आपका अरविंद खुराना है, डॉक्टर अरविंद खुराना। अब हम देखते हैं कि डीएनए, सबसे पहले जान लें डीएनए की खोज किसने की थी, प्रश्न ये है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो ये जाने, ये भी एक प्रश्न है अपने आप में, कितने एग्जाम में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया और बार बार पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा चीज डीएनए है क्या, कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि डीएनए क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा ये है क्या, तो ये प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड इसमें जुड़ा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड कहीं भी जुड़ा हो तो वो चीज प्रोटीन होती है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के चेन को ही प्रोटीन कहते हैं। और तीसरा चीज, इसके स्ट्रक्चर को किसने डिजाइन, किसने बताया था, इसके डिजाइन को किसने बताया था? तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न था उसका आंसर है वाटसन और क्रिक, याद रखें, वाटसन और क्रिक, इन्होंने डिजाइन किया, इन्होंने बताया था। लेकिन कैसा होता है, ये भी एक प्रश्न बनेगा, तो आप बता देंगे कैसा? डबल हेलिकल, डबल हेलिकल मॉडल। जैसे दो सांप एक दूसरे में उलझे रहते हैं, इस तरह से हेलिकल मॉडल कहते हैं इसको। डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं, डबल हेलिकल मॉडल भी कहते हैं। और यहाँ बेस होते हैं नाइट्रोजन बेस, उनसे ये जुड़े होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर, इतने सारे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से मिल सकते हैं। पहला तो फुल फॉर्म, दूसरा क्या है ये, तीसरा किसने दिया था इसका स्ट्रक्चर, और चौथा इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, डबल हेलिकल होता है। याद रखेंगे, आगे बहुत काम आएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जब जेनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद है आपका कि ऑप्शन दिया है आपके कि निम्नलिखित में से कौन ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ऑप्शन है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, और बिहार में एक और ऑप्शन आता है मोर देन 2 या मोर देन 1, इस तरह का ऑप्शन आता है। तो आप याद रखिएगा कि प्रोटीन और खनिज, इन दोनों में ग्लिसरीन का कोई रोल होता ही नहीं, यानी कि ग्लिसराइड का कोई रोल नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट मोनोग्लिसराइड होता है और वसा जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड। इसका सही ऑप्शन होगा वसा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न ये है कि EEG किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? EEG यहाँ एक और जान लीजिएगा, ECG होता है, EEG जिसको कहते हैं इलेक्ट्रो
इंसेफ्लोग्राम। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये वो वाला वेट वाला ग्राम नहीं है, ग्राम मतलब मेजरमेंट करना होता है। देखिए इंसेफ्लो वर्ड कहीं भी आए, इंसेफ्लो, इंसेफ्लाइटिस का नाम सुना होगा आपने। इंसेफ्लाइटिस मतलब मस्तिष्क ज्वर होता है। तो इंसेफ्लो का मतलब ये किससे रिलेटेड है? ब्रेन से। ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क। तो यहां से एक और याद रखिएगा, इंसेफ्लो से इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्या होता है? मस्तिष्क को। जापानी बुखार भी कहते हैं उसे। और इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम क्या करेगा कि ब्रेन के एक्टिविटी को मेजर करता है। और इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो कहीं वर्ड आ जाए, कार्डियो कार्डियो कहीं भी वर्ड आ जाए तो समझ लीजिएगा हार्ट की बात हो रही है। आजकल तो बड़ा कॉमन है। तो ये हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करता है। सीटी स्कैन होता है। इन सब का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एमआरआई होता है। ये याद रखिएगा, बहुत आगे आने वाली परीक्षा में जो आपकी यूपीएससी में है उससे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूछ चुका है। तो अब आगे इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है। सीटी स्कैन कॉम्पैक्ट टोमोग्राफी होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का। सीटी स्कैन कॉम्पैक्ट टोमोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। या ग्राफी भी कहते हैं उसको। ग्राफी तब कहेंगे जब उसको हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब वो प्रोसेस होता है उसको इलेक्ट्रोग्राफी कहते हैं। जैसे वीडियोग्राफी होती है तो वीडियो बनाने का काम होता है, उसको वीडियोग्राफी कहते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पे शरीर का तापक्रम, यहाँ ग्लैंड दिए हुए हैं आपको, थैलमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और मेडुला। इसमें हाइपोथैलेमस होता है, ये मस्तिष्क में पाए जाने वाले ग्लैंड है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनके बारे में डिटेल जब हम मस्तिष्क पढ़ाएंगे पूरा तो डिटेल पढ़ा जाएगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये और भी एक्टिविटी जैसे इमोशंस को भी कंट्रोल करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो ये भी पूछे कि इमोशंस को बैलेंस करने को या ये क्या बोलते हैं तापक्रम को निर्धारित करने का कौन काम करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। अलग अलग सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही स्टेटमेंट बताना था। अभी हम इसे बता चुके हैं। उसमें ये पूछा है कि लाल रंग की तरंग है, उसमें सही स्टेटमेंट है लाल रंग की तरंग है बैगनी रंग से अधिक होता है। कैसे जानेंगे आप? इसे व्हाइट लाइट कहते हैं, सफेद प्रकाश जो आप देखते हो। ये जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये यहाँ पे ऑर्डर जो बनता है वो ध्यान रखिएगा। बिग ब्योर का बनता है और
यहाँ फ्रीक्वेंसी के यानी आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, यानी नीचे से ऊपर जाओगे तो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर जाओगे तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम। इसे याद रखें व्यूअर को, ये बैगनी है, बैगनी, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य ऊपर, नीचे से ऊपर जाने पर घट रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका रहा होगा, रेड, और सबसे कम रहा होगा बैगनी का। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल दे कि आवृत्ति बताइए, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी, बैगनी की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, रेड कलर की होगी। तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है कि हम रेड लाइट सिग्नल में रेड लाइट का, रेड का ही क्यों यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि तरंग दैर्घ्य रेड लाइट की सबसे ज्यादा होती है, और इसीलिए ये दूर से हमको दिखाई दे जाता है। तो ये प्रश्न है, इस पे और भी प्रश्न बनते हैं जिस पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे बाद में। इसके बाद अगला प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका मान क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है, C = 5/9 into F-32। C फॉर सेल्सियस, F फॉर फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 40 डिग्री रखा है, 40 = जब इसको इधर भेजेंगे तो 9 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, और F-32 8 72 F = 72 + 32 104 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट को पूछे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पे आप बता सकते हैं। फार्मूला इजी है, डिटेल हम लोग इसका पढ़ेंगे तो बताएंगे कि क्यों ऐसे फार्मूला बना, कहां से फार्मूला आया। तो आज हम लोगों ने बिहार पीसीएस पे कुछ आए हुए प्रश्नों पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे इस पे, और प्रश्नों को लेकर एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सके। धन्यवाद।